Good morning, students. Today we will do chapter 6 Thinking about Language. Question first. Find the sentences in the text where these words occur. टेक्स्ट में वो वाक्य ढूंढने हैं जिनमें ये शब्द आते हैं. तो वो शब्द कौन से हैं जो हमें ढूंढने हैं? इरप्ट, सर्ज, ट्रेस, अनडिस्टिंग्विश्ड, कैजुअलिटी. तो ये हमें टेक्स्ट में ढूंढने हैं कि कहाँ किन सेंटेंसेज में ये आ रहे हैं. तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग देखेंगे. इरप्ट मीन्स टू इजेक्ट समथिंग वायलेंटली, किसी चीज का अचानक छिड़ जाना, फूटना. सर्ज, अ बिग वेव, एक बड़ी लहर, या फिर हम कह सकते हैं अ सेंस ऑफ गुड फीलिंग, हिलोरे मारना भी कह सकते हैं हम. ट्रेस, ट्रेस मीन्स टू फाइंड आउट, पता लगाना. अनडिस्टिंग्विश्ड, वेरी कॉमन, या फिर हम कह सकते हैं नोट स्पेसिफिक, मामूली, जो विशेष नहीं है. कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मीन्स स्पेशली एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, एन एक्सीडेंट, हम कह सकते हैं दुर्घटना, हादसा. तो अब हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे कि ये टेक्स्ट में किन सेंटेंसेज में हैं. तो टेक्स्ट में हम शुरुआत से देखेंगे तो ये है आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. तो यहाँ पर अनडिस्टिंग्विश्ड वर्ड का यूज हुआ है. थर्ड पैराग्राफ में है इरप्टेड, इरप्ट वर्ड. 4 reasons I have never been able to understand. A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Next है my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. तो यहाँ पर trace जो वर्ड है उसका यूज हुआ है इस सेंटेंस में. नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. तो यहाँ पर कैजुअलिटी वर्ड का यूज हुआ है इस सेंटेंस में. नेक्स्ट है हमारा हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो यहाँ पर सर्ज वर्ड का यूज हुआ है. तो हमने सारे वर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया है टेक्स्ट में. अब नेक्स्ट देखते हैं. लुक दीज वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी विच गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ दे आर यूज्ड. इन शब्दों को आपको डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, और फिर उनके आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं कि कैसे उनका प्रयोग किया गया है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब देने हैं. तो इसमें प्रश्न फर्स्ट है हमारा व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन इरप्ट. क्या चीजें होती हैं जो इरप्ट कर सकती हैं, जो प्रस्फुटित हो सकती हैं, जो अचानक से फूट सकती हैं, अचानक से छिड़ सकती हैं. तो वो चीजें हैं हमारी वोल्केनो, एंगर, राइट्स, रैश एटसेट्रा. तो ये चीजें जो हैं अचानक से छिड़ जाती हैं, फूट पड़ती हैं. यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ इरप्ट. इरप्ट वर्ड के विभिन्न मीनिंग को बताने के लिए हमें उदाहरणों को यूज करना है. तो जैसे वोल्केनो इरप्टेड, ज्वालामुखी फूट पड़ा. नाउअडेज राइट्स इरप्शन इज कॉमन. तो ये राइट्स का एग्जाम्पल हो गया. अब हम लेंगे रैश को या पिंपल्स को. तो पिंपल्स और रैशेज भी जो है इरप्ट होते हैं. तो अ पिंपल इरप्टेड ऑन माई फेस. तो ये थे वेरियस एग्जाम्पल्स इरप्ट के. नाउ डू द सेम फॉर द वर्ड सर्ज. इसी तरह हमें वर्ड सर्ज के साथ करना है. जो हमने वेरियस एग्जाम्पल्स दिए इरप्ट के, वैसे ही हमें सर्ज के एग्जाम्पल्स देने हैं. व्हाट थिंग्स
कैन सर्ज, क्या क्या चीजें सर्ज कर सकती हैं। तो क्या क्या चीजें सर्ज कर सकती है बच्चों? तो ये हो जाएंगी वेव, प्राइड, एंजाइटी एटसेट्रा। तो वेव के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा माई बोट इज लॉस्ट इन अ बिग सर्ज। और प्राइड के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा माई हार्ट वॉज सर्जिंग विद प्राइड। और एंजाइटी के लिए हो जाएगा आई डोंट नो हाउ टू कोप विद एन एंजाइटी सर्ज। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ट्रेस? ट्रेस का मीनिंग क्या है एंड विच ऑफ द मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द वर्ड इन द टेक्स्ट? और टेक्स्ट में इसके क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है? तो क्लोजेस्ट मीनिंग है इसका फाइंडिंग आउट, और द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेस इज टू फाइंड आउट, पता लगाना, खोज करना, टू डिस्कवर समथिंग। नेक्स्ट है थर्ड, कैन यू फाइंड द वर्ड अनडिस्टिंग्विश्ड इन योर डिक्शनरी? क्या आप अपनी डिक्शनरी में अनडिस्टिंग्विश्ड शब्द को ढूंढ सकते हो? इफ नॉट, यदि नहीं, लुक अप द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड एंड से व्हाट अनडिस्टिंग्विश्ड मस्ट मीन। अगर आपको अनडिस्टिंग्विश्ड वर्ड नहीं मिलता है तो आपको डिस्टिंग्विश्ड वर्ड को ढूंढना है और उससे फिर हमें अनडिस्टिंग्विश्ड का मीनिंग बताना है। तो अपनी अपनी डिक्शनरी में हम ढूंढेंगे। तो मेरी डिक्शनरी में इसका मीनिंग दिया हुआ है, वो है वेरी कॉमन। और ज़्यादातर डिक्शनरी में इसका मीनिंग नहीं दिया गया है। और डिस्टिंग्विश्ड का मीनिंग है हमारा नॉट स्पेसिफिक, नॉट डिस्टिंक्ट। इसका मतलब होता है वेरी कॉमन, मामूली। पार्ट सेकंड, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में दिए गए फ्रेजेस को कॉलम बी के मीनिंग से आपको मैच करना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम ए में है ब्रोक आउट। ब्रोक आउट मीन्स अचानक छिड़ना, अचानक किसी चीज का फूटना। तो ये बी कॉलम में देखेंगे इसका मीनिंग, तो वो होगा बिगेन सडनली इन अ वायलेंट वे। अचानक किसी चीज का छिड़ जाना, शुरू हो जाना। तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। सेकंड है इन अकॉर्डेंस विद, टू फॉलो सच एज पर रूल और रिक्वेस्ट, के अनुसार। तो इसका मीनिंग होगा अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल, प्रिंसिपल और सिस्टम। यहाँ पर सेकंड को हम एफ के साथ मैच कर देंगे। थर्ड, अ हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड मीन्स सहारा, असिस्टेंस, हेल्प। तो ये आ जाएगा हमारा डी के साथ। नेक्स्ट है फोर्थ, कुड नॉट स्टमक। किसी चीज को सहन ना कर पाना, किसी चीज को हजम ना कर पाना। तो ये हो जाएगा वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट। तो इसको हम मैच करेंगे बी के साथ। नेक्स्ट है फिफ्थ, जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। ये होता है ओपननेस टू शेयर हिज थिंग्स टू समवन विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न। ओपननेस एंड विलिंगनेस ऑफ शेयर एनीथिंग टू समवन विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब उदार होता है, खुले मन का होता है, जो वापसी में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है। किसी की हेल्प करता है या किसी को कोई चीज़ देता है तो वापसी में कोई उम्मीद उससे नहीं रखता है। तो इस तरह के एटीट्यूड को हम जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट बोलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा ए कॉलम के साथ। एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, आर रेडीनेस टू गिव फ्रीली। किसी को कुछ देने के लिए जल्दी से तैयार हो जाना, तत्पर रहना। और दयालुता का दृष्टिकोण रखना, व्यवहार रखना। तो ये आ जाएगा ए के साथ। सिक्स्थ है फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होता है अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। तो ये हो जाएगा हमारा ई के साथ मैच। पर्सन्स विद पावर टू मेक डिसीजंस। ऐसा व्यक्ति जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, पावर हो, उसको हम फिगर्स ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, स्टडी द वर्ड्स इन इटैलिक्स
इन द सेंटेंसेज बिलो। निम्नलिखित वाक्यों में तिरछे लिखे गए शब्द पढ़ो। दे आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अन और इन टू देयर एंटोनिम्स वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। उन्हें अन और इन प्रत्यय लगाकर एंटोनिम्स बनाया गया है। तो नीचे दिए गए सेंटेंसेज में हम एंटोनिम्स को देखेंगे जो अन और इन प्रीफिक्स के साथ आए हैं। तो ये फर्स्ट देखेंगे, आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। अब इसमें जो अनडिस्टिंग्विश्ड वर्ड है बच्चों, उसमें अन यहाँ पर प्रीफिक्स लगा है, डिस्टिंग्विश्ड इसमें रूट वर्ड है। नेक्स्ट है, माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स। तो इसमें जो इनएसेंशियल वर्ड है बच्चों, इसमें इन प्रीफिक्स का यूज हुआ है, एसेंशियल रूट वर्ड है। नेक्स्ट है, द एरिया वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। इसमें जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है वो है अनअफेक्टेड, और इसमें अन हमारा प्रीफिक्स है और अफेक्टेड रूट वर्ड है। नेक्स्ट है, ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस। इसमें हमारे दो वर्ड हैं जो एंटोनिम है, वो है इन इक्वेलिटी और इंटॉलरेंस। दोनों में ही इन प्रीफिक्स का यूज हुआ है, और पहले में इन इक्वेलिटी में इक्वेलिटी रूट वर्ड है और इंटॉलरेंस में टॉलरेंस रूट वर्ड है। नाउ फॉर्म द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय प्रीफिक्सिंग अन और इन। अब हमें नीचे दिए गए शब्दों में अन और इन प्रीफिक्स लगाते हुए नए शब्द बनाने हैं। द प्रीफिक्स इन कैन ऑल्सो हैव द फॉर्म्स इल, इर और इम। फॉर एग्जाम्पल, इलिटरेट, इल प्लस लिटरेट, इम्प्रैक्टिकल, इम प्लस प्रैक्टिकल, इरेशनल, इर प्लस रेशनल। यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू विश। अब हमें नीचे दिए गए बॉक्स में जो शब्द हैं उनके साथ हमें प्रीफिक्स लगाने हैं, इन या फिर अन, और इनकी जो और फॉर्म है जैसे इल है, इर है या फिर इम है, उनका भी हमें यूज करना है। अगर हमें किसी में कंफ्यूजन हो कि इसके आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा तो उसके लिए हमें डिक्शनरी की हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल में कौन सा वर्ड है। सबसे पहले है एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स एक्सेप्टेबल, कोरेस्पोंडेंट, योग्य, पर्याप्त। इसको एंटोनिम बनाने के लिए हमें इन प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसके आगे हम रखेंगे इन और ये बन जाएगा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट है डिमांडिंग। डिमांडिंग के आगे हम अन प्रीफिक्स का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा अनडिमांडिंग। नेक्स्ट है पैट्रियोटिक, इंस्पायर्ड बाय पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति से पूर्ण हो, तो इसके आगे प्रीफिक्स यूज होगा, वो होगा अन। तो यहां पर भी हम अन लिखेंगे, अनपैट्रियोटिक। नेक्स्ट है लॉजिकल। लॉजिकल के आगे इल लगेगा, इलॉजिकल। लॉजिकल मीन्स रीजनेबल, जो तर्क संगत हो, और इलॉजिकल हो जाता है बेतुका, जो तर्क संगत ना हो। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मीन्स वर्दी, योग्य, स्वीकार्य। तो एक्सेप्टेबल के आगे प्रीफिक्स लगेगा अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है एक्टिव। एक्टिव के आगे इन लगेगा तो ये बन जाएगा इनएक्टिव। नेक्स्ट है डिस्प्यूटेड, नॉट सर्टेन, विवादित, तो इसके आगे अन प्रीफिक्स का यूज होगा तो ये बन जाएगा अनडिस्प्यूटेड। नेक्स्ट है लीगल, रिलेटिंग टू द लॉ, कानूनी, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इलीगल। तो इलीगल में IL इसके प्रीफिक्स लग जाएगा और ये बन जाएगा इलीगल। नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर के IR लगेगा तो ये बन जाएगा इरेगुलर। नेक्स्ट है ट्रू। ट्रू के UN प्रीफिक्स लगेगा और ये बन जाएगा अनट्रू। नेक्स्ट है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल के इन प्रीफिक्स लगेगा। एक्सेसिबल होता है हमारा उपलब्ध, जो आसानी से सुलभ हो।
इजी टू गेट, आसानी से उपलब्ध हो जो, उसको हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एंटोनिम इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी, जिम्मेदार, तो इसके आगे भी इर लग जाएगा, IR, और ये बन जाएगा फिर एंटोनिम रिस्पॉन्सिबल का इररिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है टॉलरेंट। टॉलरेंट के इन लग जाएगा, इनटॉलरेंट बन जाएगा, और परमानेंट के IM प्रीफिक्स लगेगा, तो ये बन जाएगा इम्परमानेंट। नेक्स्ट है कोहियरेंट। कोहियरेंट होता है सुसंगत, लॉजिकल, तो इसको जब हम एंटोनिम बनाएंगे तो इसके IN प्रीफिक्स लग जाएगा और ये बन जाएगा इनकोहियरेंट। नेक्स्ट है पॉसिबल। पॉसिबल के इम प्रीफिक्स लगेगा और ये बन जाएगा इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है अब थर्ड पैसिव वॉइस। स्टडी दीज सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज को पढ़ो। माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। मेरे पेरेंट्स आइडियल कपल माने जाते थे। नेक्स्ट है आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझे जाने के लिए और पीछे की बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ना होगा। कन्फ्रंट होता है सामना करना। तो ये सेंटेंसेस जो हैं बच्चों, ये पैसिव वॉइस में लिखे गए हैं क्योंकि इनमें डूअर को सब्जेक्ट की जगह पे यूज नहीं किया गया है। जो डूअर होता है वो मेन नहीं होता है। इसमें जो जिस पर काम किया जाता है उसको मेन बनाया जाता है, उसको सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। The italicized verbs in these sentences are made up of a form of the verb be and a past participle. इन वाक्यों में जो तिरछी लिखी गई वर्ब्स हैं वो वर्ब बी और पास्ट पार्टिसिपल से बनी हैं। फॉर एग्जाम्पल वर प्लस रिगार्डेड, वोज प्लस आस्क्ड, बी प्लस कन्फ्रंटेड। तो देखते हैं पीछे के सेंटेंसेज में वर प्लस रिगार्डेड, वोज प्लस आस्क्ड और बी प्लस कन्फ्रंटेड। पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, या फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। तो पैसिव वॉइस कोई भी है, सभी में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और साथ में उसके क्या होता है, उसके आगे क्या लगा होता है, बी की फॉर्म लगी होती है। वो कोई भी हो सकती है, जैसे खुद बी भी हो सकता है, और या फिर उसके इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन फॉर्म भी लग सकती हैं, या फिर खुद बी होता है। जैसे मॉडल होते हैं मे, कैन, कुड, माइट, शुड, वुड, उनके आगे बी खुद आता है बच्चों, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। दीज सेंटेंसेस फोकस ऑन व्हाट हैपन्स। ये वाक्य इस चीज को फोकस करते हैं कि क्या घटित होता है, रादर देन हु डज व्हाट, कौन क्या करता है, इसकी बजाय इन सेंटेंसेज में ये फोकस होता है कि क्या होता है। पैसिव वॉइस में करने वाला कौन है उसको अहमियत नहीं दी जाती है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। नोटिस दैट द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंटेंसेज। आप नोटिस करो कि इन वाक्यों में जो एक्शन का डूअर है, सब्जेक्ट है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ऊपर के सेंटेंसेज हम देखते हैं। माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। मेरे पेरेंट्स को एक आइडियल कपल माना जाता था। तो यहाँ पर कौन थे मानने वाले, उनका जिक्र नहीं है, डूअर का जिक्र नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझे जाने और पीछे की बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। किसने कहा, डूअर यहाँ पर नहीं है बच्चों। जिस पर काम हुआ, जो काम होता है उसका जिक्र है कि मुझे कहा गया,
जिस पर काम हुआ उसका जिक्र है, आई का जिक्र है, लेकिन किसने कहा बैक बेंच पे बैठने के लिए, उसका यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ना होगा। तो इसमें भी डूवर का जिक्र नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में बच्चों डूवर हो सकता है, लेकिन डूवर को बाई फ्रेज के द्वारा दिखाया जाता है। आगे देखते हैं। इफ नेसेसरी वी कैन मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन इन अ बाई फ्रेज, यदि जरूरी हो डूअर को दिखाना तो उसे हम बाई फ्रेज के द्वारा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है द ट्री वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। अब यहाँ पर जो लाइटनिंग है वो डूवर है, लेकिन उसको बाई के साथ दिखाया गया है, बाई फ्रेज के साथ दिखाया गया है। तो बच्चों इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में द फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड बाय द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है बच्चों उसके साथ बाई लगा हुआ है, ये डूअर है। किसने किया फ्लैग को अनफर्ल, किसने लहराया फ्लैग को, चीफ गेस्ट ने, लेकिन उसको बाई के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, बाई के साथ शो किया गया है। मेन जो है उसको नहीं बनाया गया है, मेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है। तो हमें पैसिव वॉइस में क्या चीज ध्यान रखनी है, जो डूअर होता है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अगर उसको मेंशन करना जरूरी हो, अगर उसको शो करना जरूरी हो तो उसे हम बाई फ्रेज के द्वारा शो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर कोई भी पैसिव वॉइस है उसमें बी या बी की फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, रीराइट द सेंटेंसेस बिलो। नीचे दिए गए वाक्यों को दोबारा लिखो, चेंजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द पैसिव फॉर्म। ब्रैकेट्स में दी गई वर्ब्स को चेंज करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट है इन यस्टरडेज कॉम्पिटिशन द प्राइजेज, और ब्रैकेट में है गिव अवे बाय द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर बच्चों यस्टरडे वर्ड का यूज हुआ है, तो ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में बी की फॉर्म आ जाएगी हमारी वॉज या वर। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पर द प्राइजेज है, तो प्राइजेज के साथ वर आ जाएगा। तो ये वर के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो ये बन जाएगा हमारा गिवन अवे, वर गिवन अवे। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा इन यस्टरडेज कॉम्पिटिशन द प्राइजेज वर गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट है सेकेंड, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द लेबरर्स, ब्रैकेट में है पे ऑन टाइम। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद लेबरर्स को समय पर पे किया गया, मजदूरों को समय पर पैसे दिए गए। इसको अगर हम प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं तो लेबरर्स है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल के साथ आर पेड आ जाएगा बच्चों। और अगर हम इसको पास्ट टेंस में लिखते हैं तो ये बन जाएगा वर पेड, क्योंकि लेबरर्स है तो ये बन जाएगा वर पेड। इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द लेबरर्स वर पेड ऑन टाइम। नेक्स्ट थर्ड, ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स, ब्रैकेट में है नॉट अलाउ बियॉन्ड दिस पॉइंट। रिपब्लिक डे पर वाहनों को इस पॉइंट से परे अनुमति नहीं दी गई थी, तो यहां आ जाएगा द व्हीकल्स वर नॉट अलाउड ऑन रिपब्लिक डे, व्हीकल्स वर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। फोर्थ, सेकेंड हैंड बुक्स, ब्रैकेट में है बाय एंड सेल ऑन द पेवमेंट एवरी सैटरडे। तो यहां पर बच्चों एवरी वर्ड का यूज हुआ है, तो जो रूटीन का वर्क होता है उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां पर एवरी वर्ड है, तो ये आ जाएगा सेकेंड हैंड बुक्स आर बोट एंड सोल्ड ऑन द पेवमेंट एवरी सैटरडे। हर शनिवार को सेकेंड हैंड बुक्स पेवमेंट पर बेची और खरीदी जाती हैं। फिफ्थ, इलेक्शंस टू द लोकसभा, ब्रैकेट में है हॉल्ड एवरी 5 years। तो ये भी रूटीन वर्क है, हर 5 साल में एवरी वर्ड का यूज यहाँ पर भी हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में शो करेंगे। इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 years। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में करवाए जाते हैं।
नेक्स्ट है 6th, आवर नेशनल एंथम ब्रैकेट में है कंपोज रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा नेशनल एंथम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया था, रचा गया था, तो इसको हम वॉज कंपोज्ड लिखेंगे। आवर नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर बाय ये लिखना भूल गया है, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 5th पार्ट, रीराइट द पैराग्राफ्स बिलो यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दी गई वर्ब की सही फॉर्म का यूज करते हुए नीचे दिए गए पैराग्राफ को हमें दोबारा से लिखना है। तो पैराग्राफ है हमारा, हाउ हेलमेट्स केम टू बी यूज्ड इन क्रिकेट। कैसे क्रिकेट में हेलमेट का इस्तेमाल किया गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, नारी कॉन्ट्रैक्टर वॉज द कैप्टन एंड एन ओपनिंग बैट्समैन फॉर इंडिया इन द 1960s। 1960 के दशक में भारत के लिए ओपनिंग बैट्समैन और कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर थे। द इंडियन क्रिकेट टीम वेंट ऑन अ टूर टू द वेस्ट इंडीज इन 1962। 1962 में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के टूर पर गई। इन अ मैच अगेंस्ट बारबाडोस इन ब्रिज टाउन, नारी कॉन्ट्रैक्टर ब्रैकेट में है सीरियसली इंजर्ड एंड कोलैप्स। ब्रिज टाउन में बारबाडोस के विरुद्ध मैच में नारी कॉन्ट्रैक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और गिर पड़े। तो यहाँ पर बच्चों ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा नारी कॉन्ट्रैक्टर वॉज सीरियसली इंजर्ड एंड कोलैप्स्ड। नेक्स्ट है, इन दोज डेज हेलमेट्स और ब्रैकेट में है नॉट वेयर। उन दिनों हेलमेट्स नहीं पहने जाते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा, हेलमेट्स है तो वर आ जाएगा बच्चों, वर नॉट वोर्न। वियर की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी, वो हो जाएगी वॉर्न, वर नॉट वोर्न। इन दोज डेज हेलमेट्स वर नॉट वॉर्न। कॉन्ट्रैक्टर ब्रैकेट में है हिट ऑन द हेड बाय अ बाउंसर फ्रॉम चार्ली ग्रिफिथ। कॉन्ट्रैक्टर को चार्ली ग्रिफिथ के बाउंसर से सिर में चोट लगी। तो यहाँ पर वॉज हिट आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर वॉज हिट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सिंगुलर पर्सन है तो उसके लिए वॉज आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर वॉज हिट ऑन द हेड बाय अ बाउंसर फ्रॉम चार्ली ग्रिफिथ। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्टर स्कल ब्रैकेट में है फ्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्टर की खोपड़ी फ्रैक्चर्ड थी, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज फ्रैक्चर्ड। नेक्स्ट है, द एंटायर टीम ब्रैकेट में है डीपली कंसर्न। पूरी टीम पूरी तरह से चिंतित थी, तो यहाँ पर आ जाएगा द एंटायर टीम वॉज डीपली कंसर्न्ड। यहाँ पर टीम सिंगुलर फॉर्म में है तो ये आ जाएगा द एंटायर टीम वॉज डीपली कंसर्न्ड। ईडी लगा देंगे हम कंसर्न के। नेक्स्ट है, द वेस्ट इंडीज प्लेयर्स ब्लैंक और ब्रैकेट में है वरी। द वेस्ट इंडीज प्लेयर्स चिंतित थे, तो यहाँ आ जाएगा वर, वरिड। वाई लास्ट में जो वाई है वरी के, उसको हम रिमूव कर देंगे और बन जाएगा WORRIED। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्टर ब्रैकेट में है रश टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल। कॉन्ट्रैक्टर को हॉस्पिटल ले जाया गया, रश के साथ ईडी लग जाएगा। नेक्स्ट है, ही ब्लैंक और ब्रैकेट में है अकम्पनी बाय फ्रैंक वॉरेल। ही वॉज अकम्पनीड बाय फ्रैंक वॉरेल। उसके साथ कौन थे? फ्रैंक वॉरेल थे। ही वॉज अकम्पनीड। जैसे वरी में वाई को रिमूव किया था, इसी तरह अकम्पनी में भी हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह पर IED लगा देंगे। द कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज टीम, जो फ्रैंक वॉरेल कौन थे? वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन थे। नेक्स्ट है, ब्लड ब्लैंक और ब्रैकेट में है डोनेट बाय द वेस्ट इंडीज प्लेयर्स। वेस्ट इंडीज प्लेयर्स के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। अब यहाँ पर ब्लड जो है सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ आ जाएगा ब्लड वॉज डोनेटेड बाय द वेस्ट इंडीज प्लेयर्स। नेक्स्ट है, थैंक्स टू द टाइमली हेल्प, समय पर की गई मदद का धन्यवाद। कॉन्ट्रैक्टर वॉज सेव्ड, यहाँ आ जाएगा वॉज सेव्ड। नेक्स्ट है, नाउअडेज हेलमेट्स ब्रैकेट में है रूटीनली यूज अगेंस्ट बॉलर्स। अब इसमें ब्रैकेट में रूटीनली वर्ड यूज किया गया है, तो रूटीनली के लिए हम
प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में नाउअडेज वर्ड का भी यूज हुआ है जिसके साथ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये बन जाएगा नाउअडेज हेलमेट्स आर रूटीनली यूज्ड अगेंस्ट बॉलर्स। अब सेकंड पैराग्राफ है ऑयल फ्रॉम सीड्स। बीजों से कैसे तेल निकालते हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ पर दी गई है। तो ये प्रोसेस बच्चों अभी भी एट प्रेजेंट भी ऐसे ही रहती है। तो प्रेजेंट के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे क्योंकि ये कहानी नहीं है जो इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाए। तो इसलिए ये एट प्रेजेंट वर्तमान में भी ऐसा होता है, रूटीन में ऐसा होता है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो सीड से कैसे निकाला जाता है उस प्रोसेस को इस पैराग्राफ में समझाया गया है। तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। तो देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। वेजिटेबल ऑयल्स ब्लैंक फ्रॉम सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम टाइनी सेसमी सीड्स टू बिग जूसी कोकोनट्स। अब यहाँ पर ऑयल्स है बच्चों, तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे और आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा क्योंकि पैसिव फॉर्म है। वेजिटेबल ऑयल्स आर मेड फ्रॉम सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम टाइनी सेसमी सीड्स टू बिग जूसी कोकोनट्स। वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो संसार में उगने वाले कई प्रकार के पौधों के फलों और बीजों से प्राप्त किया जाता है, जो छोटे तिल के तेल से लेकर जूसी नारियल के तेल से प्राप्त किया जाता है। ऑयल ब्लैंक प्रोड्यूस है ब्रैकेट में फ्रॉम कॉटन सीड्स, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन्स एंड सनफ्लावर सीड्स। ऑयल बच्चों सूरजमुखी के बीजों, सोयाबीन के बीजों, मूंगफली से और कॉटन सीड से प्राप्त किया जाता है, पैदा किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑयल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉटन सीड्स, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन्स एंड सनफ्लावर सीड्स। नेक्स्ट है ओलिव ऑयल ब्लैंक ब्रैकेट में है यूज फॉर कुकिंग, सैलेड ड्रेसिंग एटसेट्रा। ओलिव ऑयल सलाद के सजाने, खाना बनाने इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा इज यूज्ड, ओलिव ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग, सैलेड ड्रेसिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट है ओलिव्स ब्लैंक ब्रैकेट में है शेक फ्रॉम द ट्रीज एंड ब्रैकेट में है गैदर अप यूजुअली बाय हैंड। जैतून के जो बीज हैं बच्चों उन्हें पेड़ों से हिलाया जाता है और फिर प्राय हाथों से इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर ओलिव्स है बच्चों, प्लूरल फॉर्म है, तो इसके लिए हम आर शेकन का यूज करेंगे, आर शेकन। ओलिव्स आर शेकन फ्रॉम द ट्रीज एंड गैदर्ड अप, ईडी लगा देंगे गैदर के, आर गैदर्ड अप यूजुअली बाय हैंड। नेक्स्ट है द ओलिव्स ग्राउंड ब्रैकेट में है टू अ थिक पेस्ट विच इज स्प्रेड ऑन टू स्पेशल मैट्स। जो ओलिव्स होते हैं बच्चों उनको थिक पेस्ट में पीसा जाता है, ग्राउंड किया जाता है और फिर उन्हें क्या किया जाता है, विशेष मैट्स पर बिछाया जाता है। तो यहाँ पर ओलिव्स है बच्चों, तो ओलिव्स के लिए हम आर का यूज करेंगे। ओलिव्स आर ग्राउंडेड, ग्राउंड के ईडी लगा देंगे। ओलिव्स आर ग्राउंडेड टू अ थिक पेस्ट विच इज स्प्रेड ऑन टू स्पेशल मैट्स। नेक्स्ट है देन द मैट्स ब्रैकेट में है लेयर अप ऑन द प्रेसिंग मशीन विच विल जेंटली स्क्वीज देम टू प्रोड्यूस ओलिव ऑयल। तो यहाँ पर मैट्स का यूज है सब्जेक्ट के रूप में, तो सब इसके साथ आ जाएगा हमारा आर। देन द मैट्स आर लेयर्ड अप, ईडी लगाएंगे लेयर के, लेयर्ड अप ऑन द प्रेसिंग मशीन विच विल जेंटली स्क्वीज देम टू प्रोड्यूस ओलिव ऑयल। फिर मैट्स की प्रेसिंग मशीन पे लेयर बनाई जाती है और फिर उन्हें जेंटली स्क्वीज किया जाता है, निचोड़ा जाता है और फिर उससे ओलिव ऑयल को प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों ये आपका थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।